हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। हम लोग न्यूटन की बुक, ये वाली थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ये न्यूटन प्रकाशन की बुक है, इस बुक से पढ़ाएंगे। और इसमें फर्स्ट प्रत्येक बुक में स्टार्टिंग में जो इकाई होती है, इकाई यूनिट्स, ठीक है। एक यूनिट्स के अंदर कई सारे चैप्टर होते हैं। इसमें पहली यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, ठीक है। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसके अंदर पहला आता है विद्युत चार्ज, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम यह है, या इसको कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। दूसरा आता है गॉस का नियम या गॉस की परिमेय। तीसरा चैप्टर आता है विद्युत विभव। चौथा चैप्टर आता है संधारित्र, ठीक है। तो हम सारे चैप्टर्स को क्रम से पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और हम 0 लेवल से चलेंगे और लास्ट तक अपर लेवल तक पढ़ाई करेंगे। एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने 11th में नहीं पढ़ा, या हमने 10वीं के बाद, 10वीं में तो बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन 11th में आके मौज मस्ती में लग जाते हैं, तो अगर आप लोग को अभी फिजिक्स समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग आज से शुरुआत कीजिए, आज से ही आपको फिजिक्स समझ में आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी इकाई का नाम है और हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश या विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा आएगा यहाँ पे, ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रोचार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा का पूरा चैप्टर कूलॉम के नियम पर आधारित है, ठीक है। और कूलॉम के नियम पर आधारित तो है ही है, उसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले विद्युत क्षेत्र तो तब उत्पन्न होगा, कूलॉम का नियम तो तब आएगा जब हमें आवेश का पता हो, ठीक है। तो पहले हमें आवेश का पता करना पड़ेगा। आवेश क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रिक बिजली, विद्युत, ठीक है। और विद्युत किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को विद्युत आवेश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों पर ही चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद चार्ज होता है फिर प्रोटोनों पर, धन आवेश, ठीक है। इन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, इन पर ही चार्ज होता है, बाकी किसी पर चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि भाई आवेश का पता चला कैसे, कहां से आवेश की गणना होनी शुरू हुई, कब पता चला। तो आज से लगभग एक कहानी टाइप है, ठीक है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है, 2500 साल पहले एक प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स नामक व्यक्ति हुए, जिन्होंने अंबर की छड़ को ऊन पर रगड़ दिया था, ठीक है। और ऊन पर रगड़कर उन्होंने ऐसे अंबर की छड़ को ऊन पर रगड़ा और ऐसे ही हवा में जमीन के सहारे, थोड़ा जमीन से ऊपर ऐसे हिला दिया। तो जो छोटे हल्के तिनके जमीन पर पड़े हुए थे वे अंबर की छड़ की ओर आकर्षित हुए, ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा ऊन से रगड़ा, फिर उन्होंने कागज के छोटे टुकड़ों को देखा, उनके ऊपर वो छड़ रखी तो वो भी उसकी ओर आकर्षित हुए। तो उन्होंने देखा कि अंबर की छड़ को यदि ऊन से रगड़ दें और ऊन से रगड़ के किसी हल्की चीज के पास लेकर के जाए, तो हल्की जो जैसे तिनके, कागज के टुकड़े आदि जो हल्की वस्तुएं हैं, हल्की चीजें हैं, वे अंबर की छड़ की ओर आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है। उस समय पे अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे, ठीक है। तो अब इसके पश्चात जब वो अंबर दूसरी चीजों को रगड़ने के पश्चात, उनके साथ रगड़ने के पश्चात दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता था, तो अंबर को इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रिसिटी बोलने लगे। जब उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत में, विद्युत आवेशित वस्तु जिसके अंदर आवेश हो, या जो वस्तु आवेश ग्रहण कर चुकी है, ठीक है। विद्युत में जो वस्तु ग्रहण कर चुकी है, आवेश ग्रहण कर चुकी है, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत में वस्तुएं। तो इसके बहुत सालों बाद एक वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर ली बर्ड, ठीक है। ली बर्ड ने देखा कि अंबर ही अंबर नहीं, अन्य कई प्रकार के ऐसे छड़े हैं जो अलग अलग चीजों के साथ घर्षण करने पर, रगड़ने पर हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आमुनस की छड़ अगर बिल्ली की खाल पर रगड़े तो वो भी हल्के तिनक कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
इसी प्रकार कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो वो भी हल्के तिनकों तथा कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो एक ऐसी लाख होती है, ठीक, तो वो भी अपनी ओर चीजों को आकर्षित करती है। तो इस प्रकार के कई सारे पदार्थ है, कई सारे छड़े हैं जो किसी न किसी पदार्थ पर रगड़ने से अपनी ओर छोटी हल्की चीजों को आकर्षित करती है। ठीक है, अब ये बात पता चलने के बाद तो अब ये बात बहुत फैल गई कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रगड़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ इनके अंदर, ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जा। बस अभी तक ये नाम दिया गया था आकर्षित करने वाली चीजों को इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत में वस्तुएं या आवेशित वस्तुएं। अब ये तो पता चल चुका था कि दो वस्तुओं को अगर आपस में रगड़ते हैं तो वे आवेशित हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया था कि वे किस प्रकार के आवेश हैं। तो उस चीज को देखने के लिए और प्रयास किए गए, प्रयोग किए गए। प्रयोग क्या किए गए देखिए, एक अबुनस की छड़ ली गई, ठीक है, उसे बिल्ली के खाल पर रगड़ा। एक अबुनस की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़कर ऐसे धागे से बांध दिया, ठीक, धागे से बांध के लटका दिया। एक दूसरी अबुनस की छड़ ली गई, बिल्ली के खाल पर रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। दूसरी अबुनस की छड़ को पहली अबुनस की छड़ के पास लाएगा। जब अबुनस की छड़ को पहली छड़ के पास लाए तो ये क्या हुई, ये रोटेट हो गई, ये दूर हटने लगी, ये दूर हटने लगी ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दूर हटने लगी। अब पहले उनमें अगर अबुनस की छड़ को अबुनस की छड़ के पास लाते हैं बिल्ली की खाल से रगड़ के तो वे दूर हटती हैं, और तिनकों के पास लेके जाते हैं और तिनकों को आकर्षित करती हैं। तो फिर लोगों ने सोचा भाई ये पता नहीं क्या होगा। अब यही छड़ अगर दोनों को आपस में मिलाए तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, दूर हटाती है, और इन्हीं छड़ों को अगर कहीं दूर दूसरे के तिनकों के साथ स्पर्श करें तो वो उसके साथ चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर और प्रयोग हुआ, और क्या हुआ, रेशम की कांच की छड़ को रेशम के धागे के साथ, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया और ऐसे लटका दिया गया जैसे आप उसकी छड़ को लटकाया था। इसी प्रकार एक दूसरी छड़ ली गई, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से लटका रगड़ा और इसके समीप ले गया। जब इन दोनों को समीप ले गए तब ये भी ऐसे रोटेट कर गई, ये भी दूर हट गई, ठीक है, और इनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। और जब इन्हीं छड़ों को दूसरी किसी वस्तु के, हल्की वस्तु के पास लेके जाते हैं तो ये उसको आकर्षित कर लेती है, ठीक है। तो इनके पास बीच पता नहीं कैसा क्या हुआ ऐसा। इस गुण को देखने के बाद इस बात का निष्कर्ष निकाला गया कि भैया अगर दो छड़ों को एक ही चीज से रगड़ोगे तो वे आपस में प्रतिकर्षण करती है। इसका मतलब उन दोनों का गुण एक समान होता है, ठीक है, दोनों का गुण एक समान होता है, दोनों के अंदर एक ही जैसा गुण है, ठीक। इसी कारण वे क्या करती हैं, दूसरे को प्रतिकर्षण करती है, ठीक। तो अब इसके बाद क्या किया गया, एक अबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से लटकाकर, बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे से बांध के लटका दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और दोनों को समीप लेके आएगा। जब दोनों को एक दूसरे के समीप लेके आए तो वे स्पर्श हो गई, ठीक है, उनके बीच आकर्षण बल हुआ और ये दोनों की दोनों स्पर्श हो गई, एक दूसरे के साथ जुड़ गई, ठीक है, दोनों छड़े, अबुनस की छड़ भी और कांच की छड़ भी। तो पता चला कि अब इन दोनों में कुछ अलग गुण आ गया है, ठीक है। पहले में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी जो एक ही चीज से रगड़कर लटका दे, और अब जब अलग अलग छड़ों को अलग अलग चीजों से रगड़कर एक साथ मिलाते हैं तो वो आकर्षित होती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है। तो अब पता चला, इस बात से निष्कर्ष निकला कि विद्युत में गुण जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक वो इलेक्ट्रिसिटी, एक वो विद्युत आवेश जो एक जैसी छड़ों को एक जगह रगड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त गुण होता है या प्राप्त विद्युत आवेश होता है, वो आवेश अलग है। और जो अलग अलग छड़ों को अलग अलग चीजों पर रगड़कर एक दूसरे के समीप लाते हैं, आकर्षित करती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो विद्युत गुण है, जब वो चिपकती हैं, जुड़ती है, ये एक विद्युत में गुण है, ये एक अलग प्रकार का विद्युत में गुण है, ठीक है। तो दो अलग अलग विद्युत में गुणों को पता चला। अब इसके बाद 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, डॉक्टर थे, वे भी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने इन दोनों छड़ों का दोबारा से प्रयोग किया, ठीक है। दोबारा से प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने एक आवेशित छड़ों को, कांच की आवेशित छड़ को और अबुनस की आवेशित छड़ को, दोनों को धनावेशित और ऋणावेशित कहा। वो किस आधार पर कहा, उन्होंने इस आधार पर कहा, उन्होंने देखा कि जब एक छड़ दूसरी छड़ के समीप आती है तो उन्हें दोनों की दोनों एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रल हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, जुड़े ही रहते हैं, ठीक है। और कुछ समय के पश्चात अगर उनको हटा दिया जाए तो हट जाते हैं, अगर जुड़ गए तो जुड़े रहते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। जुड़ने के पश्चात कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ठीक है, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जिस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़कर शून्य हो जाती हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई निष्कर्ष निकलता, जीरो हो जाता है, इसी प्रकार एक छड़ दूसरी छड़ के साथ मिलकर के जब आकर्षण होता है उनके बीच तो वे एक दूसरे से मिलकर शून्य हो जाती हैं, ठीक है, उनका आवेश शून्य हो जाता है, उनका विद्युत में गुण समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये निष्कर्ष निकाला। तो इस बात से उन्होंने देख करके बोल दिया बिना किसी तर्क के कि ये जो अगुणस की छड़ है ये ऋणावेशित छड़ है और जो कांच की छड़ है वो धनावेशित छड़ है, ठीक है। तो इस बात का कोई तर्क तो था नहीं कि भाई कांच की छड़ धनावेशित ही क्यों है, अगुणस की छड़ ऋणावेशित ही क्यों है, ठीक है, अगुणस की छड़ भी तो धनावेशित हो सकती है। इस बात का पता चला
इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आने के पश्चात। अब आया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले परमाणुओं की संरचना को समझना पड़ेगा। क्या आपको परमाणु की संरचना आती है? ठीक है, बताइए। अगर आपको परमाणु की संरचना के बारे में नहीं पता तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जिस पर हम लोगों ने इसी चैनल पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एनालिसिस कर रखा है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रखी है। आप लोग जाकर के देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो हमारे केमिस्ट्री की पहली वीडियो, सबसे स्टार्टिंग की जो वीडियो है जहां से हमने केमिस्ट्री शुरू की थी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप लोग वहां जाइए और बिल्कुल जीरो लेवल से केमिस्ट्री शुरू कीजिए, ठीक है। आप लोग एक वीडियो देखिएगा, देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, दूसरी देखोगे तो और समझ में आएगा, तीसरी देखोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। साथ के साथ वीडियो को नोट करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, ये बात है, स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोस में केमिस्ट्री वाली जो 3-4 शुरुआत की वीडियो है उनकी क्वालिटी थोड़ी लो है, क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो बनाता था तो उस टाइम मुझे वीडियो बनानी नहीं आती थी, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी से थोड़ी लो है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और उनको नोट कीजिए, और परमाणु की संरचना के बारे में कंप्लीट बायोडाटा वहां से नोट कर लीजिए, ठीक है। तब आपको जाके ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। और पूरी की पूरी केमिस्ट्री वहां पढ़ाई गई है, तो आप पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर वो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को लाइक जरूर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम अपनी बात पर आते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। देखिए, प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर होते हैं कक्षक, कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में 8 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक। 1 से लेकर के 8 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दूसरे कक्षक में। अब आप लोग चेक कीजिए, आपको पता है नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक। और नाभिक के बाहर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग चेक कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और यहां होते हैं प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, पी प्रोटॉन, ठीक है। तो धनावेश किस पर होता है? पॉजिटिव आवेश किस पर होता है? प्लस आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश, ठीक है। तो आप लोग चेक कीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से कैसे पता चला कि कौन सी छड़ धनावेशित होगी, कौन सी छड़ ऋणावेशित होगी। आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ, प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य जो भी हमें दिखाई देता है वो सब के सब परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु किन से मिलकर के बना हुआ है? परमाणु मिलकर के बना हुआ है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नाभिक का भार बनाते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन नाभिक का आवेश बनाते हैं। प्रोटॉन पर होता है धनावेश, ठीक है। प्रोटॉन के बाहर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिलने के बाद ये बन जाता है नाभिक, ठीक। नाभिक के चारों ओर होते हैं कक्षक, कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। अब बात ये यहाँ पर एक इंपोर्टेंट है, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, और दोनों का आवेश होता है इक्वल, 1.6 into 10⁻⁹ बस फर्क ये है, इसका आवेश ऋणात्मक होगा और इसका आवेश धनात्मक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक, प्रोटॉन का आवेश धनात्मक, ठीक। और दोनों का आवेश की मात्रा, आवेश की संख्या क्या होगी? आवेश का मान क्या होगा? 1.6×10⁻⁹ ठीक है। ये इसके आवेश की मात्रा होती है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, या जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, दोनों बात एक ही है, ठीक है। मान के चलिए किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक जैसे Zn ले लीजिए 30 जिंक, ठीक है, तो इसके अंदर 30 ही प्रोटॉन है और 30 ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉनों की संख्या कम बढ़ती हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नाभिक जो है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन बाहर तब निकलते हैं जब इनको ऊर्जा स्तर अधिक हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। तो देखिए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, या यूं कह लीजिए कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, ठीक है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ कर रखते हैं, यूं भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन है तो वे 5 इलेक्ट्रॉनों को अपने चारों ओर पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। अपनी कक्षाओं में क्या रखते हैं? उनको आकर्षित करके रखते हैं। अगर किसी में 6 प्रोटॉन होंगे, 6
इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे। आगे बात समझ, जैसे कि Na सोडियम 11, इसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन क्या करेंगे, 11 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों धनावेशित ऋणावेशित एक साथ एक दूसरे के समीप समीप रहते हैं तो इनका चार्ज हो जाता है समाप्त, ठीक है। समाप्त कह लीजिए या कह लीजिए उदासीन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में होंगे तो इनका ये कैसे हो जाते हैं, परमाणु कैसे हो जाते हैं फिर उदासीन, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब किसी परमाणु को आवेशित कैसे किया जा सकता है ये देखिए, ठीक है। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ प्रोटोनों की अधिकता हो जाती है, प्रोटोन बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, प्रोटोन बढ़ेगा, ठीक है। वो कैसे देखिए, मान के चलिए डस्टर था यहाँ पे, मान लीजिए NaCl ऐसे, सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, और भी बहुत सारी चीजों का ले सकते हैं, इनके बीच एक बॉन्ड होता है ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं आयनिक आवरण। आयनिक आवरण, सोडियम का नंबर होता है 11, क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो यहाँ इसका 2 8 1, ये 2 8 7, ये अष्टक का नियम होता है, ठीक है। आप लोग अष्टक का नियम वो सब केमिस्ट्री की वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। तो सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दान देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्लोरीन भाई साहब क्या करेंगे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेंगे और सोडियम भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है कितने, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, ठीक है। क्लोरीन के पास कितना है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 18, ओ सॉरी 17 ही है प्रोटॉन, मैंने गलती से लिख दिया, प्रोटॉन 17, ठीक है, प्रोटॉन 17। अब आप लोग चेक कीजिए, सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, थे कितने 10, बचे कितने, थे कितने 11, बच गए कितने 10, जब एक इलेक्ट्रॉन वहां चले गया तो यहाँ पे बस ही बचेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। अब आप लोग यहाँ चेक कीजिए, यहाँ 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या पकड़ कर रखेंगे, एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा बच गया, एक प्रोटॉन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि एक प्रोटॉन तो फ्री है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ेंगे, एक प्रोटॉन फ्री हो गया, एक प्रोटॉन फ्री हो गया तो उसको हम यहाँ पे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं कि भैया सोडियम के अंदर एक प्रोटॉन फ्री है, ठीक है। तो ये हो गया ना धनावेशित, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन के पास क्या होता है धनावेश, और धनावेश को कैसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करेंगे। चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने पहले कितने थे 17, एक सोडियम ने दिया तो कितने हो गए 18, ठीक है। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 17, अब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। 18वां इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो गया ना, 18वें इलेक्ट्रॉन पर तो कोई फोर्स नहीं लगा सकता, कोई इसे पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण यहाँ क्या लगाया जाएगा ऋणावेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कहीं तो एक माइनस, दो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं बढ़ते हैं तो 2 प्लस, ठीक है, 2 माइनस, अगर कहीं 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वहां 3 माइनस, ठीक है। इसी प्रकार जब कहीं एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां पॉजिटिव आ जाता है, धनावेश आ जाता है, एक की कमी तो एक धनावेश, दो की कमी तो दो धनावेश, तीन की कमी तो तीन धनावेश, ठीक है। इस प्रकार से जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां धनावेश आता है, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां ऋणावेश आता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत से यह पता चला कि अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दी जाए तो वह धनावेशित परमाणु हो जाता है, और यदि किसी परमाणु या किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए तो वह पदार्थ या परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। यही इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद फिर बात आई, किसी वैज्ञानिक ने देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा कि ये इलेक्ट्रॉन जाए कैसे, एक चीज से दूसरी चीज पर रगड़ने से चला कैसे जाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए फिर आया घर्षण करना, घर्षण द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण, ठीक है। जब दो चीजों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो उनका आवेशन हो जाता है। देखिए जैसे जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं जिससे कि कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार जब अवुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अवुनस की छड़ पर आ जाते हैं जिससे कि अवुनस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका स्पष्टीकरण हुआ। इसके पश्चात फिर बात आई आवेश के मात्रक की, ठीक है। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। चलिए इसको भी सेटिस्फाई कर लें।
बात करें आवेश के मात्रक की, तो आवेश के मात्रक को हम लोग नापते हैं एमकेएस पद्धति में, ठीक है, उसका मात्रक कूलम होता है। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम, इंग्लिश में लिखते हैं एम के एस ए पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा धारा के क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा एम्पियर धारा के मूल धारा आदि के मूल मात्रक है। एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय धारा के क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड व एम्पियर धारा के मूल मात्रक है। मतलब कि अगर हम किसी द्रव्यमान को नापेंगे तो वो किलोग्राम में मापा जाएगा, अगर फिजिक्स के यूनिट से देखें, ठीक है। अगर हम लोग किसी लंबाई को नापते हैं तो वो मीटर में नापा जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग किसी समय को नापे तो वो सेकंड में नापा जाएगा, ठीक। और यदि हम किसी धारा का मापन करें तो वो एम्पियर में होगा। एम का मतलब होता है लंबाई का मात्रक मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक, एस का मतलब होता है समय का मात्रक सेकंड, ए का मतलब होता है एम्पियर धारा का मात्रक, ठीक है। अब एम्पियर नाम आ गया यहाँ पे, तो एम्पियर देखते हैं पहले क्या होता है। एम्पियर, एक एम्पियर धारा कब होती है, देखिए जब निर्वात में किन्हीं दो एक समान लंबाई के तारों को निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तथा उनमें एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात यदि दोनों तार एक दूसरे पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं तो हम कहेंगे कि तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये दो तार हैं, एक समान लंबाई के हैं, दोनों में यदि हम विद्युत धारा I प्रवाहित करें और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और 1 मीटर की दूरी पर रहकर ही ये एक दूसरे पर 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करें तो हम कहेंगे कि तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है। देखिए कैसे, यदि निर्वात में दो एक समान लंबाई के तारों में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख कर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यदि तारों के बीच यदि तारों के बीच लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन हो तो तारों में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर
होती है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक यदि निर्वात में दो एक समान लंबाई के तारों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। दो तार हो, दोनों एक समान लंबाई के हो, दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाए ऐसे। ठीक है, 1 मीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए, 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो और दोनों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करे और दोनों के दोनों तार एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, तो हम कहेंगे कि तारों में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर है। ठीक है, अब ऐसा ही मात्रक इसमें क्या नाम लेंगे, एमकेएस पद्धति में धारा का मात्रक तो हो गया एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम की परिभाषा एम्पियर के नियम के आधार पर दी जा सकती है। ठीक, और कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं इसको साफ कर दूं। देखिए, पहले विद्युत धारा देखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो समय बटे आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर। एम्पियर। अब पहले इस विद्युत धारा को देख लो, विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा, इसमें आवेश का उपयोग किया गया। ठीक है, आवेश, आवेश गतिमान आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। गतिमान आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश स्थिर भी हो सकता है और गति भी कर सकता है। ठीक है, यदि कोई आवेश गतिमान है तो हम उसको कहेंगे विद्युत धारा। आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो आवेश भी चलता है, जब आवेश चलता है तो हम कहेंगे कि आवेश, गतिमान आवेश क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक है, तो गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, समय के सापेक्ष आवेश में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय और इसका मात्रक होता है एम्पियर। चलिए हम इसको तो अभी साफ कर दें। चलिए यहां से आवेश निकालिए, आवेश बराबर क्या होगा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। ये जो सूत्र आया निकल के, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, इससे स्पष्ट होता है कि 1 कूलाम आवेश बराबर 1 एम्पियर धारा गुणा 1 सेकंड। यदि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई एक तार है, इसमें 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। ठीक है, तो इस 1 सेकंड में या 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर जो आवेश इस पे स्थानांतरित होगा, यहां से यहां जो आवेश जाएगा उस आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश। ठीक है, जो आवेश यहां से यहां चला जाएगा 1 सेकंड में, उस आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इस समय में चालक द्वारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा को 1 कूलाम आवेश कहते हैं। 1 कूलाम आवेश कहते हैं। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा
1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इस समय में चालक द्वारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलम आवेश, स्थानांतरित आवेश की मात्रा को 1 कूलम आवेश कहते हैं। 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है? 1 एम्पीयर धारा गुना 1 सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कूलम 1 कूलम इज इक्वल टू 1 इंटू एम्पीयर इंटू सेकंड। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 1 एम्पीयर इंटू सेकंड, ये होता है 1 कूलम आवेश की मात्रा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है मात्रक और विमा। ठीक है, देखिए मात्रक तो हम साथ के साथ डिनोट कर लेंगे। ठीक है, हमें विमा की जरूरत होती है। विमा आप लोग देख लीजिए, विमा सिर्फ हमें 4 चीजों की याद करनी होती है, ज्यादा हमें विमा याद नहीं करनी होती। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, एक तो हमें बल की विमा पता होना चाहिए। ठीक है, बल की विमा होती है MLT-2। एक हमें कार्य की विमा पता होना चाहिए, ये है कार्य W वर्क, ML2T-2। ठीक है, एक हमें विमा पता होनी चाहिए क्योंकि विमा होती है AT। ठीक है, एक हमें विमा पता होनी चाहिए मीटर की, मीटर लंबाई, इसकी विमा होती है L। ठीक है, और इन सब ऐसे पोस्ट के अंदर बंद रखा जाता है इस तरीके से। आगे का सवाल, तो हमें एफ की विमा याद रखनी है, डब्ल्यू की विमा याद रखनी है, क्यू की विमा याद करनी है और लंबाई एल की विमा याद करनी है। बस, हमें और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये 4 विमा याद है तो आप फिजिक्स में कितनी भी बड़ी विमाओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम वहां से विमा निकालने सीखेंगे। ये विमा के बारे में मैं इसलिए बता रहा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम विमाओं को निकालेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप लोग इसको रेडी करके रखिएगा। ठीक है, अगर आपको बीमा अच्छे से देखनी है, अच्छे से समझनी है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। ठीक है, और बीमाओं को अच्छे से अध्ययन कीजिए। हम लोग तो 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 12वीं की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 12वीं की फिजिक्स से शुरू करेंगे। ये बीमाओं को पढ़ाने का कार्य जो होता है वो कक्षा 11 का होता है। तो आप लोग पहले बीमाओं को पढ़िए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये हमने इस वीडियो ये हमने फिजिक्स का पहला लेक्चर डाला है आज। ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को देखिए, ध्यान से समझिए। इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ठीक, तो इसमें आप लोगों को जो भी बताया गया है आप लोग इसको अच्छे से समझिए, और आपको यदि समझ में आ जाए, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, यूं ही हम धीरे धीरे करके इसी चैनल पर पूरी फिजिक्स भी खत्म करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको ये जो स्टार्टिंग में थंबनेल दिख रहा होगा, इसी प्रकार का थंबनेल आपको हर एक प्लेलिस्ट में दिखेगा। ठीक है, आप लोग जब भी आपको एक चैप्टर देखना हो, कोई भी चैप्टर देखना हो, आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उन पर आपको चैप्टर का नाम मिल जाएगा, चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और उस चैप्टर की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप लोग उस चैप्टर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा, शुक्रिया।